इंडिया की खेती पूरी तरह अपने दम पर नहीं चलती। सच तो यह है कि वो काफी हद तक विदेशों पर निर्भर है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया का एक ऐसा रास्ता जिस पर कई देशों की गैस और तेल की सप्लाई टिकी हुई है और इंडिया तक आने वाली एनर्जी सप्लाई भी इसी रास्ते से गुजरती है। लेकिन जब कभी भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो इस रास्ते को बंद कर देने की खबरें सामने आने लगती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। फिलहाल तो ये सी रूट इंडिया के लिए खुला हुआ है, लेकिन अगर कल किसी युद्ध की वजह से ये इंडिया के लिए भी बंद हो गया तो क्या होगा? ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका असर या तो पेट्रोल पर पड़ेगा या फिर गैस पर, लेकिन इसका असर सीधा करोड़ों भारतीयों की थाली पर पड़ सकता है। लेकिन कैसे? इसका जवाब छुपा है इंडिया के फार्मिंग सिस्टम में। इंडिया फूड प्रोडक्शन के मामले में दुनिया के टॉप प्रोड्यूसर्स में आता है। चावल, गेहूं, दाल, गन्ना, ये सब इंडिया में बड़े स्केल पर उगाया जाता है। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग सिर्फ खेतों पर नहीं चलती, फर्टिलाइजर, फ्यूल्स और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जैसे केमिकल्स पर भी डिपेंड करती है। और अब आप समझिए कि इंडिया किस हद तक एग्रीकल्चर फील्ड के मामले में विदेशों पर निर्भर है। हर फसल को चाहिए 3 चीजें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। वैसे तो नाइट्रोजन हवा में बहुत है, लेकिन पौधे इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए इसको ऐसी फॉर्म में बदलना पड़ता है जिसको पौधे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सके, जैसे अमोनिया और नाइट्रेट। ये काम नेचर बहुत अच्छे तरीके से करता है। मिट्टी के बैक्टीरिया नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बदल देते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो है, इसलिए मॉडर्न फार्मिंग में ये काम फैक्ट्रीज में किया जाता है, जहाँ नाइट्रोजन और नेचुरल गैस से अमोनिया बनाया जाता है और उसी से फर्टिलाइजर बनता है। और ये नेचुरल गैस बहुत बड़ी मात्रा में मिडिल ईस्ट से इंडिया में इंपोर्ट होती है, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, और वहां से निकलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरते हुए इंडिया तक पहुंचती है। पोटेशियम और फास्फोरस जमीन के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये दोनों अर्थ पर सब जगह बराबर मात्रा में नहीं मिलते, कहीं ज्यादा तो कहीं बहुत कम। इंडिया में इन दोनों की मात्रा बहुत लिमिटेड है, इसलिए इन दोनों रेयर मिनरल्स को विदेशों से इंपोर्ट कराना पड़ता है। पोटेशियम और फास्फोरस के सप्लाई रूट्स अलग हैं। फास्फोरस ज्यादातर मोरक्को और चाइना से आता है और पोटेशियम रशिया और कनाडा जैसे देशों से। इंडिया फर्टिलाइजर के लिए इन देशों पर भी निर्भर है। अगर भविष्य में किसी युद्ध की वजह से इन देशों ने भी अपनी सप्लाई रोक दी तो क्या होगा? लेकिन क्या आपको पता है कि इन तीनों में सबसे क्रिटिकल क्या है? नेचुरल गैस, क्योंकि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बैकबोन यही है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हुआ और इंडिया ने नेचुरल गैस को दूसरे सी रूट से लाने की कोशिश की तो रास्ते लंबे होंगे, टाइम ज्यादा लगेगा और कीमत भी बढ़ जाएगी। और जब कीमत बढ़ेगी तो सरकार के लिए किसानों को फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देना आसान नहीं होगा और किसानों के लिए खर्च संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर साल इंडिया में करीब 6 करोड़ टन फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है। शुरुआत में लगता है ज्यादा फर्टिलाइजर मतलब ज्यादा फसल, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी कमजोर होने लगती है, जिस वजह से फसल गिरती है और फिर किसान और फर्टिलाइजर डालता है। कुछ टाइम के लिए फसल बढ़ती हुई दिखती है, लेकिन फिर मिट्टी कमजोर हो जाती है, फिर और फर्टिलाइजर डाला जाता है और ये एक ऐसा लूप है जो कभी नहीं रुकता। फर्टिलाइजर की असली कीमत करीब 2000 से 2500 तक जाती है, लेकिन किसानों को ये मिलता है करीब 250 से 300 रुपए में। बाकी पैसा सरकार देती है। अब जरा एक किसान के नजरिए से सोचो, जब फर्टिलाइजर महंगा होगा तो असर सबसे पहले उसी पर पड़ेगा। खेती का खर्च तो बढ़ेगा, लेकिन फसल की कीमत उतनी नहीं बढ़ेगी, यानी कि मुनाफा कम और जोखिम ज्यादा। जब फर्टिलाइजर महंगा होता है तब फसल की लागत भी बढ़ती है, और जब लागत बढ़ती है तो असर धीरे धीरे आम आदमी की जेब पर भी पड़ता है। मतलब कि ये सिर्फ खेती का मुद्दा नहीं है, ये आपकी थाली और जेब दोनों का मुद्दा है। और अगर फर्टिलाइजर ही नहीं मिला, फसल गिरने लगेगी और खाने की कमी पड़ सकती है। ऐसा पहले भी हो चुका है। 1943 में बंगाल में जब फूड सप्लाई चेन टूट गई थी, और इसका रीजन है युद्ध, ट्रांसपोर्ट की कमी और फूड डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर। खाना होते हुए भी लोगों तक नहीं पहुंच पाया था और लाखों लोगों की जान चली गई थी। ऊपर से तो इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम काफी मजबूत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से काफी हद तक फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। कुछ देश इस निर्भरता को कम करने पर भी काम कर रहे हैं, जैसे चाइना, जहां फर्टिलाइजर बनाना बहुत जरूरी माना जाता है। चाइना कोशिश करता है कि उसे ज्यादा चीजें बाहर से न मंगानी पड़े, इसलिए वो अपने ही देश में फर्टिलाइजर प्रोडक्शन बढ़ाता है और पहले से ही तैयारी रखता है ताकि मुश्किल समय में उसकी खेती न रुके। लेकिन अगर फ्यूचर में ग्लोबल लेवल पर कोई बड़ा संकट आया और कई देशों की सप्लाई एक साथ रुक गई या फिर समुद्री रास्ते प्रभावित हो गए, तो इसका असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, असर सीधा फूड प्रोडक्शन पर पड़ेगा। समस्या ये नहीं कि हम खेती नहीं कर सकते, समस्या ये है कि हमें खेती चलाने के लिए फॉरेन कंट्रीज पर निर्भर रहना पड़ता है, और जब तक ये निर्भरता बनी रहेगी तब तक हमारी फूड सिक्योरिटी पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं होगी।